ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर कहे आगे जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साथ हैं आराधना के सारे हैं। हो नमन जिन देव को जो भव जलधि के पार, जो भव जलधि के पार, जिन वर का नय चाक आहो मोहति वीर का करे वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाल गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम पात्र प्रकाश परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से पृष्ठ संख्या 161 पर जो व्यवहार में के 4 भेदों की प्रतिपादन शैली क्या है उस पर अपन ने कैसी है चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें लौकिक विश्व व्यवस्था और अलौकिक विश्व व्यवस्था। तो लौकिक विश्व व्यवस्था क्या है? लौकिक विश्व व्यवस्था में संपूर्ण देशों का समुदाय है और उन सभी देशों की इकाई सब किसी पूर्ण स्वतंत्र है। और अलौकिक व्यवस्था में जैसे अलौकिक गणित होता है ना, ऐसे लौकिक व्यवस्था और अलौकिक व्यवस्था। और अलौकिक व्यवस्था में लिया है कि 6 द्रव्य, विश्व में जो 6 द्रव्य हैं और भी अनंत द्रव्य हैं, वे प्रत्येक द्रव्य का अपना समूह है। जीव द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का अपना अपना कैसा है समूह है, लेकिन फिर भी कैसे हैं वे पूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी सबकी इकाई कैसी है, स्वतंत्र हैं और अलग अलग हैं। आज अपन इसके 8वां पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पेज नंबर 163 है। यद्यपि प्रत्येक देश स्वतंत्र और निरपेक्ष है, किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है। सब देव के अपना स्वतंत्र, वहाँ के उनके कानून व्यवस्थाएं है ना, जितनी भी है तो वो सब कैसी है, स्वतंत्र हैं। उसे किसी अन्य देश के हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। एक देश का दूसरा, अपनी विद्या निकेतन में कोई हस्तक्षेप करे तो अपने को भी कहाँ स्वीकार होता है? भाई हमारी व्यवस्थाएं, हमारे नियम है, हमारे कानून है कि नहीं? और उसमें भी कोई हस्तक्षेप करता है तो अपने को भी कैसा है, स्वीकार नहीं होता है बिल्कुल। तथापि उनके अन्य राष्ट्रों से कोई संबंध न हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है उनकी स्वतंत्र व्यवस्था, लेकिन सब एक दूसरे के राष्ट्र एक दूसरे को कैसा है, एक दूसरे को सब कैसा है सहयोग करते हैं। सबका व्यापार वगैरह कैसा है, चलता है वो बिल्कुल। और अभी तो मोदी जी ने नया नारा निकाल दिया, वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व ही कैसा है, हमारा कुटुंब परिवार के समान है बिल्कुल, है ना। तो मैंने उसमें से सोचा कि ये कहाँ से निकला वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि ऐसा क्षेत्र परावर्तन में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किए हैं और कैसे हैं। तो इसके कारण हमने भी अनंत बार कैसा है वहाँ पर जन्म लिया है और उन्होंने भी यहाँ आकर कैसा है जन्म लिया है। इस अपेक्षा से कैसे सब हम कैसे एक कुटुंब पर, पूरा वर्ल्ड
है ना, एक कुटुंब परिवार के समान है। और पुद्गल के परमाणु भी देखें, मेरे पुद्गल के परमाणु आपने अनंत बार ग्रहण किए हैं, आपके पुद्गल के परमाणु मैंने अनंत बार ग्रहण किए हैं। इस अपेक्षा से भी कैसा है, पूरा विश्व कैसा है, हमारा कुटुंब परिवार के समान है वो। लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं, सबकी अपनी अपनी अलग है, कोई किसी को हस्तक्षेप करता नहीं है। अब अपने यहाँ भी इतने इंस्टीट्यूट चलते हैं, है ना, अपने इतने धार्मिक विद्यालय चलते, भाई सब संस्थाओं के अपने अपने रूल है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, सब अपने अपने करते हैं और एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप करते नहीं और सब प्रेम से कैसा है रहते हैं सब बिल्कुल। तथापि उसके अन्य राष्ट्रों से कोई संबंध नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। परस्पर सहयोग, संधि, व्यापार, आवागमन आदि के बिना कोई राष्ट्र नहीं। अब जैसे हमें वहाँ पर शाश्वत धाम में पढ़ाने के लिए बुलाया था, तो गए थे हम पढ़ाने के लिए, तो एक दूसरे को कैसा है सहयोग अपन करते हैं बिल्कुल। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता। 6 द्रव्य में भी ऐसा ही है, विश्व में भी ऐसा ही है और 6 द्रव्यों में भी कैसा ऐसा ही है कि जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, कोई किसी में वहाँ तो वो हस्तक्षेप करते ही नहीं है ना। और यहाँ नियम बना रहा है कि कोई किसी को हस्तक्षेप करेगा नहीं, है ना। वहाँ तो करते हैं, 6 द्रव्य सब अपना अपना कार्य करने में सक्षम है, कोई किसी को हस्तक्षेप करता नहीं है। परंतु उनका भिन्न द्रव्यों के साथ संबंध का सर्वथा अभाव भी नहीं है। वो शरीर और आत्मा का ही एक क्षेत्राओं का संबंध है, ऐसा नहीं कि उनका संबंध नहीं है, सब अपना अपना कार्य 6 द्रव्य करते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि कैसा है अपना उससे ना एक क्षेत्राओं का संबंध है शरीर और अपना। और उनमें व्यवहार से परस्पर निमित्त नैमित्तिक आदि अनेक संबंध भी जिनागम तथा लोक में स्वीकार किए गए हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, यहाँ जीव परिणाम करता है, मैंने परिणाम किया कि मुझे हाथ ऊपर करना है तो पुद्गल का हाथ ऊपर उठ जाता है बिल्कुल ना। तो ऐसा जीव का परिणाम का और ये पुद्गल की क्रिया का ऐसा निमित्त नैमित्तिक कैसा है संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक आदि संबंध जिनागम के लोक में भी कैसा है स्वीकार किए गए हैं। देश की एकता और अखंडता की दृष्टि से राष्ट्रीयता पर अधिक बल दिया जाता है। क्या कहा जाता है ना, देश की एकता में और अखंडता में, भाई हम सब राष्ट्रीय, हम सब भारतीय हैं ना। जब भी कोई विदेशों का आक्रमण होगा तो हम क्या कह देते हैं, हम सब भारतीय हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार राष्ट्रीयता पर कैसा है जोर दिया जाता है। प्रांत, भाषा आदि के भेद को हे की दृष्टि से दे। अब कोई बोले मैं महाराष्ट्र वाला, जय महाराष्ट्र, कोई बोले मैं गुजराती हूँ, बोलने अभी उसको गौण करेंगे। हम सबसे पहले क्या है, भारतीय हैं बिल्कुल, है ना। सबसे पहले हम कौन हैं, आत्मार्थियन हैं ना। उसके बाद ये 9th की, 10th की, 11th की कोई भी है ना, पहले तो हम सब कैसे हैं, आत्मार्थी हैं बिल्कुल। उसी प्रकार आत्मानुभूति की दृष्टि से द्रव्य के अभेद स्वभाव को भूतार्थ कहकर उसका अवलंबन कराया जाता है। हैं 6 द्रव्य बेटा, है ना, लेकिन आत्मानुभूति के लिए, है ना, आत्मानुभूति के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, दृष्टि में द्रव्य का अभेद स्वीकार को ही, है ना, 6 द्रव्यों को नहीं, जो द्रव्य है ना उसमें गुण पर्याय का कैसा है अभेदपना स्वीकार करना पड़ेगा। किसके लिए, आत्मानुभूति के लिए, है ना। उसमें हम कोई भेद नहीं डालेंगे। जब भी अनुभूति होती है एक अभेद अखंड द्रव्य की ही होती है बिल्कुल। तो अभेद स्वभाव को भूतार्थ कहकर उसका अवलंबन कराया जाता है तथा भेद को गौण करके असत्यार्थ और अभूतार्थ हे कहा है। क्यों भेदों को गौण क्यों कहा जाता है, उसको अभूतार्थ और असत्यार्थ क्यों कहा जाता है? ऐसे 11वीं गाथा में भी आया है कि हाँ, व्यवहार में अभिकार के दर्शित और व्यवहार यथार्थ भेद सही। हाँ राइट बिल्कुल, है ना। अनुभूति के काल में हम एक अभेद का ही
अवलंबन लेना पड़ता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो है ना, यहाँ असत्यार्थ भेद को गौण करके उसको अभूतार्थ और असत्यार्थ क्यों कहा है? वो अभूतार्थ और असत्यार्थ इसलिए कहा गया है कि उसके आश्रय से, भेद के आश्रय से अनुभूति नहीं होगी, इसलिए उसको कैसा असत्यार्थ और अभूतार्थ कहा गया है। अन्य देशों में संबंध रखते हुए भी अपनी प्रभु सत्ता और अखंडता कायम रखना, यही देश की सुरक्षा है। संप्रभुता है जो राष्ट्र के शासकों की पहली जिम्मेदारी होती कि हमारे, है ना, अपने होम मिनिस्टर क्या करता है? सबसे पहले कैसा है? देश में शांति बनाए रखो, है ना। डिफेंस मिनिस्टर क्या करता है ना, ये देश के अंदर शांति स्थापित करता है, होम मिनिस्टर, है ना। और डिफेंस मिनिस्टर क्या करता है? बाहर का कोई व्यक्ति अपने पर आक्रमण नहीं करे, उससे अपनी कैसी है? सुरक्षा करता है, बिल्कुल। तो राष्ट्र के शासकों की पहली जिम्मेदारी देश की सुरक्षा, बिल्कुल, है ना। अब अन्य द्रव्यों में से व्यवहारिक संबंध होने पर भी अपनी निरपेक्षता एवं अखंडता कायम रखना, यही द्रव्य की शुद्धता है ना। क्या कहा? अन्य द्रव्य से व्यवहारिक संबंध, पुद्गल इत्यादि से व्यवहार का संबंध रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी जीव द्रव्य तो कैसा है? एक अखंड कैसा है? द्रव्य है, और द्रव्य की शुद्धता ही उसमें है। द्रव्य की शुद्धता ही है कि वो कैसा है? अखंड है, बिल्कुल, है ना। जो उसकी शाश्वत स्वरूप, त्रिकाली स्वभाव और उसे जानने वाला कौन? परम शुद्ध नय, अर्थात नयाधिराज, नयाधिपति। इसको नयाधिपति और नयाधिराज क्यों कहा है? हाँ, है ना, ये परम शुद्ध निश्चय को नयाधिराज और नयाधिपति क्यों कहा है? उसका निषेध कोई कर ही नहीं सकता है, वो सबका निषेध करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका कोई निषेध कर सकता है, इसलिए इसको नयाधिराज। और इसका जो विषय है एकमात्र त्रिकाली ध्रुव, शुद्ध द्रव्य, कारण शुद्ध द्रव्य, वो उसका विषय है। इसके कारण इसको कैसा है? नयाधिपति कहा गया है। देश की अखंडता सुरक्षित रखकर भी प्रशासन की दृष्टि से उसे गृह सुरक्षा, गृह मतलब अपने भारत की, भारत में सुरक्षा, जो डिफेंस अपना ये होम मिनिस्टर, अभी कौन है अपना होम मिनिस्टर? वो है ना, क्या नाम है उसका? नहीं, अपना जैन तो ही है, हाँ, अमित शाही, शायद अमित शाही नाम है, बिल्कुल, है ना। तो वह कैसा है? गृह, होम मिनिस्टर है ना अपने, तो गृह सुरक्षा, विदेश शिक्षा। देखो, विदेश मंत्री विदेशी कभी नहीं होता है, विदेश मंत्री हमेशा स्वदेशी होता है ना। वो होगा तो कैसा होगा? भारतीय ही होगा, विदेशी कोई विदेश मंत्री अपना नहीं होगा। तो इस प्रकार विदेश, शिक्षा, एजुकेशन मंत्री, पहले तो वो थे ना, क्या नाम है, जो अभी जेल में हैं, अपने जैन थे वो, क्या नाम है भाभी उनका? सत्येंद्र जी, हाँ, सत्येंद्र जी नाम है ना, हाँ। तो हेल्थ मिनिस्टर थे कि हेल्थ मिनिस्टर थे? मुझे ऐसा लगा कि ये एजुकेशन मंत्री होंगे। अच्छा। तो विदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अनेक विभाग होते, व्यवस्था की दृष्टि से सब अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं। भाई कैसा है? ये स्वास्थ्य मंत्री, ये शिक्षा मंत्री, ये विदेश मंत्री, ये होम मिनिस्टर, ये डिफेंस मिनिस्टर, है ना, जिसके संचालन हेतु सर्वोच्च प्रशासन के द्वारा अनेक मंत्री कैसे हैं? नियुक्त किए जाते हैं। आप में भी नहीं हम हाउस बना देते हैं, अपने यहाँ भी ऊपर अपने को व्यवस्था के लिए हम आपके हाउस बनाते हैं ना, और हाउस बनाते हैं और हाउस वालों को सारी ड्यूटी देते हैं, फिर अपना अपना हाउस जो बनता है उसकी कैसी वो ड्यूटी देते हैं, तो वो फिर अपना काम संचालन कर रहा। लाइफ में बेटा एक ध्यान रखना, मैंने कहा ना, काम की ईमानदारी। जो हम काम करते हैं, जो हमको काम सौंपा है, उसको बहुत ईमानदारी से करना। मैं पढ़ाती हूँ तो पढ़ाने का काम आपका है, बहुत ईमानदारी से आपको करना है। तो इसलिए आप लोग को भी कोई भी काम सौंपा जाए उसको बेटा ईमानदारी से करना, उस काम में कैसा है? बेईमानी नहीं करना, टालना नहीं तो लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे, बिल्कुल, है ना। तो अब द्रव्य की अखंडता और प्रभु सत्ता सुरक्षित होने पर भी विश्व व्यवस्था समझने समझाने की दृष्टि से
उसमें देखो क्यों ये अपने को जो अलौकिक व्यवस्था है ना, उसको क्यों है ना ये लौकिक व्यवस्था से कंपेयर कर रहे हैं, समझाने के लिए कैसा है इसकी व्यवस्था का, एक अलौकिक विश्व व्यवस्था, एक अलौकिक व्यवस्था, दो भेद किए ना। तो वो अलौकिक व्यवस्था को समझाने के लिए कैसा है ये विश्व व्यवस्था का यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। तो द्रव्य की अखंडता और प्रभु सत्ता सुरक्षित होने पर भी विश्व व्यवस्था समझने समझाने की दृष्टि से उसमें गुण पर्याय के भेद किए जाते हैं, बिल्कुल है ना। वैसे तो वस्तु तो एक अखंड ही है, भारत तो एक अखंड ही है, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से कैसा है, यूपी है, एमपी है, राजस्थान, ऐसे भेद किए जाते हैं। उसी प्रकार से द्रव्य तो कैसा एक अखंड है, लेकिन उसमें भी कैसे हैं अपने गुण पर्यायों के भेद किए जाते हैं। जीव द्रव्य हैं, ज्ञानादि उसके गुण हैं, जानना इत्यादि उसकी पर्याय हैं। ऐसे गुण पर्याय की अपेक्षा से उसमें समझाने के लिए भेद किए जाते हैं, बिल्कुल है ना। जबकि वस्तु तो कैसी है, वस्तु तो वस्तु ही है, वस्तु तो कैसे अखंड ही है। अनुभूति के काल में अखंड वस्तु के आश्रय से ही अनुभूति होती, वहाँ द्रव्य गुण पर्याय का कोई भेद दिखाई देता ही नहीं है, बिल्कुल। तथा अन्य द्रव्यों के साथ संबंध भी बताया जाता है, जैसे पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण, जीव का ज्ञान दर्शन इत्यादि गुण ना। तो इस प्रकार से बताया, जैसे मैंने बताया ना, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरिहर 2 लाल, 16 कंचन वर्ण हैं, वंदो 8 याम। काला रंग अच्छा नहीं है, हाँ? काला रंग अच्छा नहीं है। तो अपने पार्श्वनाथ भगवान अभी तो पार्श्वनाथ भगवान सावले ही थे, 2 गोरे 2 सावले, है कि नहीं। तो वो तो सावले थे, बिल्कुल है ना। तो कैसा है, कभी कभी ये सांवला है यार, अरे तो ये वर्ण गुण की पर्याय है, गोरा काला सफ़ेद सब कैसे वर्ण गुण की पर्याय है, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं ना, बगुला सफ़ेद लेकिन मन से काला, कोयल काली लेकिन सबकी प्यारी, है ना। तो इस प्रकार से कहते हैं। तो वर्ण की अपेक्षा से कैसा है भाई, इसका रंग काला है, इसका रंग गोरा है, ये सब वर्ण गुण की पर्याय है। आप जानते हो बेटा, जो अफ्रीकन्स होते हैं ना, उनमें जितने ज़्यादा वो ब्लैक होते हैं और जितने ज़्यादा उनके लिप्स मोटे मोटे से बाहर निकले हुए हों और उनके घुंघराले बाल हों, अफ्रीकन में भी सब जिसके जितने ज़्यादा होंगे ना, वो उतना ब्यूटीफुल माना जाता है उनमें। और बारीक बारीक चोटियाँ बना के ऐसे बालों को ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे करली जैसे कर लेते हैं, बिल्कुल। तो वो उनमें कैसी है, ब्यूटी मानी जाती है। और अभी तो आजकल स्ट्रेट बालों का फैशन आ गया है ना। अब तो कैसा है, कभी स्ट्रेट के, कभी घुंघराले, कभी कैसे, ये सब फैशनें बदलती रहती है, बिल्कुल। तो इस पर बहुत ज़्यादा रखना भी नहीं, कौन इनमें समय खराब करे, है ना। कितना समय खराब हो जाता है इसमें, गुण पर्याय। और जिसमें स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं, कहाँ टाइम मिलता है, बिल्कुल सुबह से टाइम कहाँ मिलता है ना। तो गुण पर्यायों के भेद किए जाते हैं, है ना। जीव गुण है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, इस प्रकार से गुण के भी कैसे हैं भेद किए जाते। फिर उसकी पर्याय के हिसाब से भी कैसे हैं, श्रद्धा गुण का काम अहमपना करना, ज्ञान गुण का काम जानना, चारित्र गुण का काम कैसा है, लीनता करना, है ना। ये सब उसकी कैसी है, पर्याय हैं। तो अन्य द्रव्यों के साथ भी संबंध बताया जाता है, जीव का पुद्गल के साथ, पुद्गल का जीव के साथ, जीव गोरा जीव काला, है ना, ऐसा संबंध बताया जाता है। जबकि जीव तो गोरा काला होता नहीं है, लेकिन दूसरे द्रव्य के साथ संबंध के कारण उसको गोरा काला कहा जाता है। इन संबंधों का ज्ञान कराने वाले भी बहुत सारे नए हैं, 47 तो अपने पढ़ ही लिए हैं। आगे, गृह मंत्री आदि आंतरिक व्यवस्था संबंधी विभागों की और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आदि अन्य देशों के साथ संबंधों की निगरानी करते हैं। काम सबका अलग अलग है ना। होम मिनिस्टर क्या करता है, भारत में शांति बनाए रखता है ना। डिफेंस मिनिस्टर क्या करता है, बाहर के लोग से अपनी है ना रोक लगाता है कि वो अपने देश में कैसा है
है ना, मतलब अशांति नहीं फैलाए बिल्कुल, है ना। और विदेश मंत्री भी, है ना, सब सारे ये विदेश के विभाग देखता है बिल्कुल, और अन्य देशों के साथ संबंधों की निगरानी रखता है बिल्कुल, है ना। सद्भूत व्यवहार ने, किसे कहते हैं सद्भूत व्यवहार ने? हाँ, एक ही वस्तु में भेद करके कथन करना वह कैसा है? सद्भूत है। जैसा जीव द्रव्य, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य वाला कहना, एक ही द्रव्य में भेद कर दिए ना। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ऐसे भेद कर दिए हैं, तो वो कैसे? सद्भूत है बिल्कुल। ये तो शायद मुझे लगा आप लोग को पक्का हो गया है ना, ये पक्का हो गया ना। ये 2 भेद और उसके 4 भेद, है ना, सद्भूत, असद्भूत, और कैसे? औपचारित और अनौपचारित। ये 4 के मीनिंग याद रखोगे ना, तो फिर आप कैसे कभी कंफ्यूज नहीं होगे, और उसके उदाहरण याद रखना है। तो सद्भूत व्यवहार ने द्रव्य की आंतरिक व्यवस्था संबंधी तथा ना, सद्भूत व्यवहार ने एक ही द्रव्य में भेद किए ना, तो कैसे? आंतरिक व्यवस्था संबंधी। तथा असद्भूत व्यवहार में क्या करता है? 2 द्रव्यों के, है ना, असद्भुत व्यवहार में क्या करता है? जैसे मनुष्य का शरीर, है ना, ये क्या, कौन सा नहीं हुआ? हमने कहा मनुष्य का शरीर, तो इन 4 भेदों में से बताओ कौन सा है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अनुपचरित क्यों कहा? निकटवर्ती है, शरीर निकटवर्ती है ना, इसलिए। और कैसा है? असद्भुत क्यों कहा? असत्य अर्थ है ना, जीव का शरीर होता ही नहीं है, संयोग के कारण कह दिया है ना, 1 इंद्री 2 इंद्री ऐसा कह दिया है बिल्कुल, है ना। अब उन विभागों की निगरानी रखने वाले मंत्रियों के सहयोग के लिए फिर और क्या रख जाते हैं? उपमंत्री, अपने अभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फिर मंत्री, है ना, ऐसे सब, है ना, व्यवस्था के लिए सब विभाग किए जाते हैं। तो उन विभागों की निगरानी रखने वाले मंत्रियों के सहयोग के लिए उपमंत्री, राज्य मंत्री, अब अलग अलग राज्य के अपने अपने मुख्यमंत्री हैं, तो ये व्यवस्था के लिए कैसे मुख्यमंत्री सब चुने जाते हैं बिल्कुल। अब सद्भूत तथा असद्भूत व्यवहार ने के भी औपचारिक और कैसा है? फिर 2 भेद कर दिए, जैसे यहाँ भी उन्होंने भेद कर दिए है ना, अलग अलग बिल्कुल, है ना, सब राज्य के अपने अपने मुख्यमंत्री अलग ना। उसी प्रकार से यहाँ पे सद्भूत अर्थात एक ही वस्तु में भेद करे, असद्भूत 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को किसी एकता स्थापित करे बिल्कुल। तो अनुपचरित और उपचरित कैसे हैं? भेद किए जाते। देखो, आप जब स्वाध्याय करोगे ना, और फिर उसमें ये सब कथन आएंगे ना, तो आपको तुरंत ख्याल आ जाना चाहिए कि उपचरित का कथन है, ये अनुपचरित का कथन है ना, और ये निश्चय का कथन है, उसमें भी ये परम शुद्ध, जहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात आए तो समझ लेना ये परम शुद्ध निश्चय है ना, इसकी अपेक्षा से कैसे हैं बात कह रहे हैं बिल्कुल। प्रशासनीय, मैंने आपको बताया था ना कि अपन रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, तो रास्ते में वो सारे मिनिस्टर्स के वो आते हैं ना, तो वहाँ लिखा है न्याय मार्ग। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई सुनकर, मतलब सुनकर क्या, मैंने पढ़ा वहाँ पर न्याय मार्ग, मैंने कहा इन्होंने भी कहाँ की जगह इसको न्याय मार्ग लिया है कि सब जितने भी मिनिस्टर्स हैं, भाभी साहब, अब आप तो कभी रेलवे स्टेशन गए नहीं हो ना, इसलिए रेलवे स्टेशन जाते ना भाभी साहब, यहाँ से रेलवे स्टेशन जाते ना, तो अब आपको तो काम नहीं पड़ा रेलवे स्टेशन जाने का। तो रास्ते में भाभी साहब क्या हुआ कि वो सब मिनिस्टर्स के वो आते हैं, सारे उस एरिया में मिनिस्टर रहते हैं, और वहाँ पर लिखा है ये, मतलब उसके मार्ग का नाम उन्होंने दिया है न्याय मार्ग मतलब तुम सब न्याय मार्ग पर चलो, जितने भी मिनिस्टर हैं ना, सब कैसे हैं? न्याय मार्ग पे चलो, अन्याय कोई भी नहीं करना, करप्शन नहीं करना बिल्कुल। तो इस प्रकार प्रशासनिक दृष्टि से देश को अनेक प्रांतों में तथा कार्यों में संचालन की दृष्टि से अनेक विभाग बांटने पर भी देश तो कैसा है? अखंडित है। भारत के कोई टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, देश तो कैसा है? अखंडित है।
यह विभाजन देश की एकता के विरुद्ध नहीं है। उसी प्रकार सद्बोध, असद्बोध, औपचारिक, अनौपचारिक ये जो भेद किए हैं तो वो क्या है, किसके लिए हैं, है ना, वो कैसे हैं, व्यवस्था के लिए हैं, समझने के लिए ये सब कैसे भेद किए हैं। सर्व प्रभुता संपन्न आत्मा असंख्य प्रदेशी अनंत शक्ति संपन्न अनंत गुण संपन्न होने पर भी कैसा है, अखंडित नहीं होता है। बिल्कुल, है ना। देखो कंपेयर करते जा रहे हैं लौकिक व्यवस्था और विश्व व्यवस्था और अलौकिक व्यवस्था, है ना। वहाँ भी किसी प्रांतों का विभाजन करने पर भारत तो भारत ही रहता है, भारत तो अखंडित नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसे अनंत गुण, अनंत उनकी पर्याय, हमने ऐसा विभाजन कर दिया है। लेकिन आत्मा तो कैसा होता है, आत्मा तो आत्मा ही होता है, आत्मा तो अखंड ही रहता है, उसके कभी खंड खंड होते नहीं। चाहे तिल्ली के बराबर नरकों में टुकड़े हो जाए फिर भी आत्मा कैसा रहता है, अखंड ही रहता है ना, उसके कभी खंड खंड होते ही नहीं हैं। बिल्कुल, तो अनंत शक्तियाँ आत्मा की अखंडता के विरुद्ध नहीं हैं। बिल्कुल, अनंत कह दिया है लेकिन वो कैसे आत्मा के विरुद्ध थोड़ी है, वो आत्मा को कोई खंडित थोड़ी करती है, वो तो अखंडता की ही स्वीकृति उसमें रहती है। देश के विभिन्न विभाग और प्रांत अपना अपना कार्य करने पर एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। अब डिफेंस मिनिस्टर, अपना होम मिनिस्टर देश के अंदर की रक्षा करता है और डिफेंस मिनिस्टर बाहर से, तो फिर दोनों विरोधी हो गए क्या? हाँ, दोनों विरोधी हैं क्या? दोनों विरोधी नहीं हैं। बिल्कुल, जबकि दोनों का काम बिल्कुल 36 विरोधी हैं भी तो किसके समान, 63 के समान, 36 के समान नहीं। भाभी साहब, एक तो विरोध क्या होता है 36 बिल्कुल विपरीत, और एक 63 है तो विरोधी लेकिन एक दूसरे के पूरक है, दोनों का मुख एक तरफ है दोनों का 63 दोनों का मुख एक तरफ है, और 36 में दोनों का मुख कैसा है, बाहर है। बिल्कुल, है ना। तो विरोधी तो हैं, है ना, डिफेंस मिनिस्टर और कैसा है, होम मिनिस्टर, विरोधी तो हैं लेकिन किसके समान, 36 के समान नहीं, 63 के समान कैसे हैं, विरोधी हैं वो। बिल्कुल, ये तो तुम लोग को सब बहुत अच्छी तरह से याद हो गया है आत्मा के अनंत गुण सब अपना अपना कार्य करते हैं। अच्छा, अनंत गुणों में कौन सा अभाव है? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में का अत्यंत भाव, एक गुण में दूसरे गुण का अतत भाव, है ना। एक गुण में दूसरे गुण का अतत भाव होता है, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत भाव। जीव और पुद्गल द्रव्य में तो कैसा है, अत्यंत भाव है। बिल्कुल, लेकिन ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण ये भी एक ही आत्मा में रहते हैं, तो उनमें क्या है, अतत भाव है। बिल्कुल, है ना। अतत भाव मतलब बेटा देखो क्या है, वो एक दूसरे रूप, एक दूसरा है ना, लेकिन एक दूसरे के में रूप है उसका, है ना। एक दूसरे रूप नहीं होते लेकिन एक दूसरे में उसका रूप है ना। जैसे आम का उदाहरण दिया जाता है ना, आम में है ना कैसा है, पीलापन भी है, मीठापन भी है ना। तो वो उस मीठेपन में पीलापन है कि नहीं, वो मीठेपन में पीलापन दिखाई देता है कि नहीं, है ना। और वो पीलेपन में भी मीठापन है कि नहीं है। तो एक दूसरे में कैसा, एक दूसरे के रूप नहीं है लेकिन एक दूसरे में एक दूसरे का रूप है ना। ऐसे गुण में भी ज्ञान, दर्शन, सुख आदि है ना, इनमें कौन सा है, अतत भाव है। बिल्कुल, एक दूसरे का रूप है। बिल्कुल, है ना। अब आगे, लेकिन एक दूसरे का रूप है लेकिन ख्याति श्रद्धा गुण ज्ञान गुण को नहीं ला सकता है। श्रद्धा गुण, चारित्र, चलो सम्यक दर्शन हो जाए चौथे गुण स्थान में, तो चलो वो सोचे ये चलो यहाँ पर अभी कैसा यथा क्या चारित्र को ले आए 13वें गुण स्थान वाले को, बिल्कुल नहीं ला सकता है। अभी चलो ज्ञान गुण प्रकट हुआ, चलो अब केवल ज्ञान को ले आए, तो नहीं ला सकता है। बिल्कुल, है ना। श्रद्धा गुण चौथे गुण स्थान में पूर्ण होती है
और ज्ञान गुण 13वें गुण स्थान में, चारित्र गुण 13वें गुण स्थान में। जब यथाख्यात चारित्र होता है तब चारित्र गुण की पूर्णता हो जाती। ज्ञान गुण कैसा है, जब केवल ज्ञान होता है तब उसकी कैसी है, पूर्णता हो जाती। और श्रद्धा गुण चौथे में ही पूर्ण है, क्योंकि वो तो या तो अपने में अहमपना करेगी या कैसे है, पर में करेगी। श्रद्धा गुण का तो कार्य यही है ना, सम्यक दर्शन हो के या तो आत्मा में अहमपना करे या तो कैसे पर पदार्थ में अहमपना करे। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा के अनंत गुण अपना अपना कार्य करने पर भी एक दूसरे के रूप, एक दूसरे के गुण में पाया जाता है। समझ में आ गया, एक दूसरे का गुण का एक दूसरे में कैसे रूप पाया जाता है। यदि कोई प्रांत सर्वथा पृथक होने की बात करे, खालिस्तान अभी बहुत चल रहा है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और तीसरा खालिस्तान अभी बहुत आ रहा है, पेपर वगैरह में आ रहा है। हम अपना एक सिख लोग भाभी साहब अपना एक अलग बनाना चाहते, अब हम एक तीसरा खालिस्तान बनाएंगे। हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तीसरा खालिस्तान। अभी कनाडा में तो इन लोगों ने करा तो दबा दिया, वहाँ के सब लोगों ने इनको, जो सिख लोग थे इन्होंने बोला हमारा एक खालिस्तान, तो सब लोगों को दबा दिया वहाँ के कैनेडियंस ने। तो यहाँ एक थे, यदि कोई प्रांत सर्वथा पृथक होने की बात करे, कोई विभाग दूसरे विभाग से सहयोग न करे, तो केंद्रीय शासन हस्तक्षेप करके उसे अलगाववाद का निर्दयता से निषेध कर देता है। भाई आत्मार्थी ट्रस्ट और आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन दोनों कोई दो चीज़ तो नहीं है, एक ही है ना, कोई दो है। आत्मार्थी ट्रस्ट और आत्मार्थी ट्रस्ट का ही पार्ट आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन है। और अगर वो एक दूसरे को सहयोग नहीं करे तो व्यवस्था कैसी बनेगी, व्यवस्था नहीं बन सकती ना। बिल्कुल। तो इसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि एक प्रांत, एक विभाग अगर दूसरे विभाग को अगर सहयोग नहीं करे तो कैसे होता है, फिर निर्दयता से उसका निषेध कर दिया जाता है। भाई आप रहते हो तो साथ में कैसा है, मिल के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। अब कहते अज्ञानी जीव अभेद स्वभाव को भूलकर स्वयं को भेद रूप ही अनुभव करता है, खंड खंड ही कैसा है, अनुभव करे। बिल्कुल। अतः परम शुद्ध निश्चय नय द्वारा गुण पर्यायों का भेद का निर्दयता से निषेध करके क्या करता है ना, निषेध कर देता है। अभी तो दिखाएं अनुभूति के काल में कोई गुण, कोई पर्याय, कोई कोई भेद का काम ही नहीं है, वो भेद का सर्वथा कैसा है, निषेध कर देता है। बिल्कुल। तो भेद का सर्वथा निषेध करके अभेदानुभूति प्रकट करने पर ही कैसा है, बल दिया जाता है। बिल्कुल। इस प्रकार लौकिक विश्व और अलौकिक विश्व, गणित में भी आता ना, लौकिक गणित और कैसा है, अलौकिक गणित। करणान योग के जो गणित आते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, अलौकिक गणित बोला जाता है। इस प्रकार लौकिक विश्व और अलौकिक विश्व की व्यवस्था का तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए सट द्रव्यात्मक, छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं ना, तो सठ द्रव्यात्मक विश्व व्यवस्था को समझने में व्यवहार के इन भेद प्रभेदों की कितनी उपयोगिता है। बिल्कुल नहीं, हम भेद को स्वीकार नहीं करते हैं तो बोले व्यवस्था ही नहीं बनेगी। भारत में अगर हमने ये भेदों को स्वीकार नहीं किया कि मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश की सीमा है, ये राजस्थान है, ये यूपी है, एमपी है, बिल्कुल अगर भेदों को स्वीकार नहीं करा तो व्यवस्था बनने वाली नहीं। उसी प्रकार व्यवहार ने कि ये चार भेद जो बताए हैं ये भेद नहीं होंगे तो कैसा है वो, इसमें ना कौन सी अपनी अलौकिक व्यवस्था को समझेंगे ही नहीं हम। तो इसलिए इनके भेद प्रभेद कैसा है, देखो भेद समझने के लिए, समाने के लिए अभेद का अवलंबन लेना। भेद जितने भी होते हैं कैसे, समझने के लिए होते हैं, और समाने के लिए भाभी साहब एक अभेद अखंड का ही अवलंबन लेना पड़ता है। बिल्कुल। अब कहते हैं व्यवहार ने के चार भेदों का उत्तरोत्तर अधिक। भाभी साहब अभी तक ये नए नहीं सुने होंगे, पहली बार सुने पहली बार ही सुने होंगे, नए तो नहीं।
हाँ पहली बार सुने, बराबर, बिल्कुल। अब की तो क्या है, इनके कोर्स में था ना, तो मैंने कहा कि भाई वो चलता ही है कोर्स, तो मैंने कहा वही विषय अपन चला ले, तो बच्चों का भी नहीं, तो फिर 10 दिन तक इनकी क्लास बंद रहे तो फिर नुकसान हो जाता है ना इनका, तो मैंने कहा यही विषय अपन चला लेते हैं, बिल्कुल। तो सुबह शाम फिर ये तो इनका भी कैसा है कोर्स हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब व्यवहारने के 4 भेद, कौन कौन से 4 भेद व्यवहारने के? सद्बोध, ये 4 भेद हो गए, बिल्कुल। तो व्यवहारने के 4 भेदों का उत्तरोत्तर क्या महत्व है? निश्चयने के 4 भेद का अपने उत्तरोत्तर महत्व देखा था ना। अशुद्ध निश्चयने से एक देश शुद्ध निश्चयने का महत्व, एक देश शुद्ध निश्चयने से साक्षात शुद्ध, साक्षात शुद्ध निश्चय से परम शुद्ध निश्चय का उत्तरोत्तर अपने महत्व देखा था ना। और परम शुद्ध निश्चय ने साक्षात शुद्ध निश्चय का निषेध करके परम शुद्ध निश्चय का खड़ा हुआ है, बिल्कुल। उसी प्रकार ये 4 नयों का भी कैसा है महत्व, उत्तरोत्तर ये महत्व है इसका। व्यवहारने का स्वरूप स्पष्ट करते समय उसे भूतार्थ, अभूतार्थ और अविद्यमान कहा गया। कहाँ बताओ गाथा? हाँ, कौन सी गाथा? 11वीं गाथा, समय सार की 11वीं गाथा में व्यवहारने को अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा है ना। और वही 12वीं गाथा में फिर व्यवहार की स्थापना कर दी है ना, कि व्यवहार ने किसी काल में जानने के योग प्रयोजनभूत है, ऐसा कह दिया है या 12वीं गाथा में, बिल्कुल। तो जाने लो प्रयोजनवान छे व्यवहार ने, गुरुदेव श्री इसका अर्थ ऐसा कहते थे कि जाने लो प्रयोजन, व्यवहार ने जानने के योग्य प्रयोजनवान है, बिल्कुल। जब कैसा है प्रमद दशा होती है मुनिराज की, उस समय जो व्यवहार, जो 28 मूल गुण का पालन होता है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो 28 मूल गुणों का पालन होता है, वह बेटा व्यवहार है। ऐसा व्यवहार कैसा है? जानने योग्य, रीटाबेन, व्यवहार ने जाने लो प्रयोजनवान छे, है ना। तो 12वीं गाथा में जो ऐसा आया है कि व्यवहार ने जानने के लिए प्रयोजनवान है, तो जानने के लिए प्रयोजनवान का क्या अर्थ लगाना? कि वह व्यवहार आया, है ना, तो जो व्यवहार आया 28 मूल गुण का जो पालन हुआ मुनिराजों का, वो व्यवहार जानने के लिए प्रयोजनवान है, अंगीकार करने के लिए प्रयोजनवान नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए जाने लो प्रयोजनवान उसको कहा है, बिल्कुल। तो व्यवहारने का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसे अभूतार्थ असत्यार्थ कह दिया। अपने पूर्व में भी चर्चा की है ना कि जब अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तो जिनागम में उसको स्थान दिया ही क्यों? उस व्यवहारने की चर्चा ही क्यों की है? क्या जरूरत है? व्यवहारने का ऐसा है नहीं, अपने शब्दों में कह के झूठा लाल, व्यवहार कैसा है? झूठा लाल, बिल्कुल। तो जब वो कैसा है, वो झूठा लाल है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, फिर जिनवाणी में उस व्यवहार के 4-5 ये भेद क्यों बता दिए सब? इसकी चर्चा ही क्यों की है? उसको जिनवाणी में व्यवहारने को स्थान ही क्यों दिया गया है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते वो 4 उसके भेद, बिल्कुल, है ना। तो कहते स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि वो परमार्थ का प्रतिपादन करता है। व्यवहार को पूनम बेन, है ना, व्यवहार को जिन्वागम में स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि व्यवहार बताता है परमार्थ को, है ना, उसकी रक्षा करता है ना। केले का जो छिलका होता है ना, तो वो कैसा है? बोले फेंकना तो है, तो दुकानदार को कहते तू छिलका उतार के दे दे, काय को तेरे को पैसे दे भाभी सब छिलके के, फेंकना तो है अभी डस्टबिन में ना, हम नहीं तेरे को पैसे देंगे छिलके के, है ना। वो उस केले की रक्षा करता है तो उसी भाव में बिक जाता है। वो छिलका भी वो केले के भाव में ही बिकता है। क्यों? क्योंकि वो उस केले की रक्षा करता है ना। बादाम होती ना, बादाम, तो बादाम में भी क्या होता है? ऊपर का छिलका होता है ना, बिल्कुल, वो भी उस बादाम के भाव बिक जाता है। क्यों? अंदर बादाम है ना। उसी प्रकार से ये भगवान आत्मा अंदर है ना, तो इसको भी कैसा है? जीव के दिया जाता है। और अगर आत्मा निकल जाए तो मुर्दा माटी है आत्मा, तो इसको भी जीव संज्ञा कह दी जाती है
मनुष्य जीव, तीन जीव, एकेंद्रीय जीव कह दिया जाता है, और आत्मा निकल जाए तो मिट्टी मिट्टी कह दिया जाता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसके चार भेदों की अपेक्षा अभूतार्थ फिर भी प्रत्येक भेद अपने विषय की अपेक्षा सत्यार्थ है। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, व्यवहार की अपेक्षा से सत्यार्थ है, परमार्थ की अपेक्षा से उसको अभूतार्थ कहा गया है। ये पॉइंट बराबर ख्याल में रखना ना। व्यवहार की अपेक्षा से सत्यार्थ है, लेकिन परमार्थ की अपेक्षा से कैसा है, उसको है ना, उसको अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा जाता है। फ्लैट में जाने के लिए है ना, जो लिफ्ट होती है वह तो किसी सहायक होती है, लेकिन मंजिल आने पर निषेध। बोले अगर है ना उतरना ही है तो बैठे क्यों लिफ्ट में? बोले बैठे बिना भी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे ना, उतरे बिना भी मंजिल पर नहीं पहुंच, बैठना भी पड़ेगा और उतरना भी पड़ेगा, है ना। ऐसे व्यवहार को अंगीकार भी करना पड़ेगा परमार्थ को समझने के लिए, और जब परमार्थ हो जाए, समझ में आ जाए, अनुभूति हो जाए, फिर वो छोड़ना नहीं पड़ता रीटा बेन, स्वतः छूट जाता है। लिफ्ट को छोड़ना नहीं पड़ती है, स्वतः छूट जाती है ना। ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन को छोड़ना नहीं पड़ती, अपनी मंजिल आने पर स्वयं ही कैसी है, छूट जाती है। बिल्कुल। इसलिए व्यवहार को छोड़ना नहीं है ना, वो तो परमार्थ के ग्रहण होने पर व्यवहार कैसा है, स्वतः ही छूट जाता है। बिल्कुल ना। तो फिर भी प्रत्येक भेद अपने विषय की अपेक्षा से कथनचित सत्यार्थ भी है, परंतु सभी भेदों की सत्यार्थता एक जैसी नहीं है। निश्चय न कि चारों भेदों का महत्व एक जैसा नहीं है बेटा, है ना, एक जैसा महत्व है, सबका अपना उत्तरोत्तर अपना अपना महत्व है ना। बिल्कुल। अशुद्ध निश्चय का भी महत्व है। जीव को रागी द्वेषी कौन कहता है? अशुद्ध निश्चय नहीं कहता है। तो वहाँ अशुद्ध निश्चय को रखने की क्या जरूरत थी कि यह जीव के साथ रागी द्वेषी है, और जब तक ये स्वीकार नहीं करेगा कि मैं रागी, मैं द्वेषी, तो छोड़ेगा कैसे? तो इस अपेक्षा से वो अशुद्ध निश्चय नय को भी कैसा है, इसमें स्थान दिया गया है। बिल्कुल। यहाँ स्थूलता से सूक्ष्मता के आधार पर, बिल्कुल है ना। पहले हमने कहा ये बिल्ली है, पहले बिल्ली दिखाई, फिर बोले इसी का बड़ा रूप वो सिंह है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, समझ में आया? स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। अब सिंह को कौन दिखाए? बिल्ली को दिखा, और ये बिल्ली देखो, बिल्ली मौसी है ना, तो ये बिल्ली है ना, भाई इसी का बड़ा रूप कैसा है, सिंह है। ऐसा सूक्ष्म स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बताया जाता है। बिल्कुल। स्थूलता से सूक्ष्मता के आधार पर जिस क्रम से भेदों का स्थूलता, तो अपन निश्चय ने कि चार भेदों में बेटा कैसा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आए अपन? हाँ हाँ, ये अशुद्ध निश्चय से एक देश शुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय साक्षात, और साक्षात से परम शुद्ध न, ये कैसे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आए हुए। उसी प्रकार ये व्यवहार ने के भी चार भेद है ना, ये भी कैसा है? पहले तो क्या कहा है बेटा, है ना, औपचारिक असद्भूत व्यवहार ने से क्या कि स्त्री पुत्र मेरे नहीं हैं, है ना। फिर अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार ने, इसमें क्या लिया है? देहादिक मेरा नहीं है ना, कि एक क्षेत्र होगा जो देह है वो भी कैसी है, मेरी नहीं है, उसको मेरी कहना वो व्यवहार में है। उसके बाद तीसरा औपचारिक सद्भूत व्यवहार, रागादिक को अपना कहना है ना, और अनौपचारिक सद्भूत केवल ज्ञानादिक को अपना कहना। बस ये चार उदाहरण आप किसे याद रखना। बिल्कुल ना। तो ये कैसे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर है ना, कि पहले स्त्री पुत्र प्रतादिक को भिन्न कह दिया, फिर देह को भिन्न कह दिया, फिर रागादिक को भिन्न कह दिया, फिर केवल ज्ञानादिक को जीव का कह दिया है। बिल्कुल। तो इस प्रकार ये उत्तरोत्तर ये स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते हैं स्थूलता से, ये स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर समझ में आया।
के आधार पर जिस क्रम से उनके भेदों का वर्णन किया गया है, उसी क्रम से उसकी सत्यार्थता भी वस्तु स्वरूप के उत्तरोत्तर अधिक निकट है। परम शुद्ध निश्चय ने बहुत निकट है, वही है ना। फिर कैसा है, साक्षात शुद्ध निश्चय ने फिर उसको बताया है ना। फिर एक देश शुद्ध निश्चय ने और फिर अशुद्ध निश्चय ने। बिल्कुल, तो उत्तरोत्तर निकट है। यहाँ किसी एक संस्थान के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी के दिए गए अधिकारों के माध्यम से यह बात कैसे स्पष्ट की जा रही। देखो, अब इसका उदाहरण दे दिया है कि कैसे उत्तरोत्तर है ना, किसकी कितनी कैपेसिटी है, मतलब किसको कितना सम्मान मिलना चाहिए। कोई एक है ना अपने ऑफिस में काम करता है, अब उसमें सबकी कैटेगरी अलग अलग है ना, तो और कैटेगरी के अनुसार ही उनको कैसा सम्मान मिलता है ना। तो देखो, किसी संस्थान में कार्यरत है ना सभी कर्मचारी को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जाता है ना। कोई ऑफिस में कोई काम करे, सबसे पहले तो उच्च अधिकारी है ना, जो वहाँ का मालिक है ना, और फिर सामान्य अधिकारी है ना, फिर कैसा है अकाउंटेंट, उस ऑफिस का अकाउंटेंट, और फिर उस ऑफिस का चपरासी। 4 कैटेगरी बांट दिए, लेकिन सबकी मुख्यता अलग अलग है ना। तो जो उच्च अधिकारी होगा उसको सबसे ज़्यादा पावर होंगे, ट्रस्टियों को सबसे ज़्यादा पावर है। अभी अपन यहाँ बांटे ना, तो ट्रस्टियों को सबसे ज़्यादा पावर है यहाँ पर, बिल्कुल है ना। ये उच्च अधिकारी, फिर सामान्य अधिकारी है ना, उसके जो नीचे काम करें, बिल्कुल, फिर कैसे अकाउंटेंट, फिर उससे नीचे, और फिर उसके बाद फिर कैसे हैं ये जो साफ सफाई चपरासी वगैरह जो हैं है ना, गार्ड वगैरह, ये कैसे है, फिर और उसके नीचे। ऐसे एक ऑफिस में ऐसे 4 विभाजन किए गए हैं व्यवस्था की दृष्टि से, लेकिन सबका महत्व अलग अलग है ना, है ना। भाई ट्रस्टियों का महत्व अलग है, और एक गार्ड वगैरह रहे उनका महत्व कैसा है, अलग है। सबका महत्व कैसा है, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि ये सभी कर्मचारी अपनी अपनी अधिकार की सीमा में ही काम करते हैं, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते हैं। जिसको जो डिपार्टमेंट दिया है उसमें ही आप रहो, दूसरों में हस्तक्षेप मत करो, है ना। तो इस प्रकार भाई कोई निर्णय लेने का काम हो तो वो ट्रस्टियों का ही होता है। कोई सामान्य अधिकारियों को कैसा निर्णय लेने का कोई होता नहीं। भाई कोई भी बात पूछें, भाई ट्रस्टियों से पूछेंगे, वो कहेंगे तो कैसा है आगे कार्य होगा वो उसका, बिल्कुल। तो इस प्रकार सभी कर्मचारी अपने अपने अधिकार की सीमा में काम करते हैं। देखो बेटा, ये उदाहरण देखिए, ये 4 व्यवहार के भेद घटाएंगे, है ना। ये ऑफिस का उदाहरण देकर ये 4 भेद घटाना है अपने को, बिल्कुल, है ना। तो सभी कर्मचारी अपनी अपनी कैसी है अधिकार सीमा में काम करते हैं, बिल्कुल, परंतु सभी की बातों में एक सा वजन नहीं होता है। जो बात ट्रस्टियों ने कह दी फिर ख़त्म, तो उनकी बात का कैसा है वज़न रहता है, बिल्कुल। विद्या निकेतन में बड़ी दीदी ने कह दी, बात ख़त्म, बिल्कुल, है ना। तो उसी प्रकार से परंतु सभी बातों का एक सा वज़न नहीं होता है। प्रत्येक की बात का वज़न, हालांकि निकिता वगैरह कह भी देती है तो भी और मेरे से पूछने आ जाएंगे कंफर्म करने के लिए। मैं बोलती हूँ भैया इनको मैंने डिपार्टमेंट दे रखा है ना, ये सब निर्णय लेंगे, लेकिन तो भी मेरे पास और पूछने के लिए आ जाते हो, बिल्कुल आप लोग, है ना। तो इस परंतु सभी बातों का एक सा वजन नहीं होता है। प्रत्येक की बात का कैसा है वज़न उसके अधिकारियों के अनुपात में ही होता है। जो जिस पोस्ट पर होगा वह जो वो बात कहेगा उसका अपना वज़न होगा, बिल्कुल, है ना। उसमें उच्च अधिकारी के सामने वह सब निरस्त हो जाते हैं। ट्रस्टियों ने निर्णय ले लिया, फिर सब निरस्त, बिल्कुल, है ना। तो उसी प्रकार अब देखो, कार्यालय के चपरासी से पूछे बिना कोई भीतर, देखो क्या महत्व है। गेट पे घुसना होना तो ट्रस्टियों को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, वो चपरासी में जो गार्ड बैठा उससे पूछना पड़ेगा। वहाँ नीचे अपने विद्या निकेतन में ऊपर आते हैं ना, मेरे से नहीं पूछना पड़ेगा, है ना। पहले आपको नीचे बेल बजानी पड़ेगी, बेल बजाए बिना कोई भी ऊपर नहीं आ सकता है।
सब पुरुष लोग को भी आने की मनाही नहीं है, लेकिन बेल बजा के आओ। भाभी साहब एक नियम बना रखा है आपने, कोई भी हो, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स, कोई भी बाहर का व्यक्ति है, बेल बजाओ, ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि कोई गेट पर आया हुआ है। बिल्कुल उस व्यवस्था से अपन ने, और लिख भी रखा है बिना अनुमति के ऊपर आना मना है। आप अनुमति लो, कोई भी आओ। अपने जेंट्स का नहीं आते, रोज़ राम भजन आता है, रोज़ सुनील आता है ना, सब जेंट्स आते हैं अपने। ऐसा थोड़ी कि जेंट्स को आने के लिए मना किया, अनुमति लेकर आओ। और राम भजन भी रोज़ आता है तो बेल बजाकर ऊपर आता है, सुनील भी आएगा तो बेल बजाकर ऊपर आएगा। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार कार्यालय के चपरासी के पीछे पूछे बिना भीतर नहीं आ सकता है ना, और अधिकारी से नहीं मिल सकता है। अतः उसका भी अपना वज़न है, अधिकारी का भी अपना कैसा वज़न है। बिल्कुल, परंतु उसे क्लर्क की बात मानना पड़ती है ना। किसको? गेट कीपर को, है ना। क्लर्क उसे आदेश दे सकता है, वो क्लर्क को आदेश नहीं दे सकता है ना। मैनेजर ट्रस्टियों को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है ना। ट्रस्टी मैनेजर को ऑर्डर देंगे, लेकिन वो उनके साथ कैसा है, ऑर्डर नहीं दे सकता है, बराबर सभ्यता का व्यवहार करेगा उनसे। बिल्कुल, है ना। परंतु उसे क्लर्क की बात मानना पड़ेगी। क्लर्क उसे आदेश दे सकता है, परंतु क्लर्क को आदेश नहीं दे सकता है। कौन? वो गेट कीपर, है ना। विभागीय अधिकारी और तथा विभागीय, है ना, अधिकारी को सर्वोच्च अधिकार के आदेश मानना पड़ेंगे। अब ट्रस्टियों के आदेश तो मानना पड़ेंगे। बिल्कुल, है ना। वे अपने उच्च अधिकारी को आदेश नहीं दे सकते हैं। सर्वोच्च अधिकारी की बात को कोई टाल नहीं सकता है। अब घर में भी कोई बड़ा होता है ना, तो कैसा फिर उसकी बात को कैसा है, कोई टालता नहीं है। बिल्कुल, परंतु वह स्वयं अपने निर्णय को बदल सकता है। यही स्थिति व्यवहार न्याय के 4 भेदों की है ना। उदाहरण समझ में आया आप लोगों को? अब ये 4 व्यवहार न्याय के जो 4 भेद है ना, उसमें बेटा इस बात को कि कौन से न्याय का कितना वजन है। बस सद्भूत व्यवहार न्याय के जो 2 भेद हैं उनका कितना वजन है, और असद्भूत के जो 2 भेद हैं, औपचारिक अनुपचारिक, उनका कितना वजन है ना। अब यहाँ ये कहते हैं औपचारिक असद्भूत व्यवहार ने यद्यपि सबसे स्थूल है। क्यों? किसको विषय बनाता है? स्त्री पुत्र पुत्रादि को, घटपट आदि को अपना कहना, मैंने घड़ा बनाया, है ना, मैंने स्त्री पुत्र पुत्रादि को बड़ा किया, है ना। ये सबसे स्थूल कथन है। क्या नाम है इसका? औपचारिक असद्भूत व्यवहार नहीं। औपचारिक क्यों कहा? दूरवर्ती। असद्भूत क्यों कहा? हाँ, असद्भूत क्यों कि है ही नहीं, मेरे स्त्री पुत्र पुत्रादिक मेरे हैं ही नहीं, घड़ा रोटी वगैरह मैंने बनाई नहीं है। बिल्कुल, फिर भी कहना मैंने बनाई, ऐसा कहना वो कैसा है? असद्भुत है, सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है ना। बनाने कुछ जाओ और हो कुछ जाता है। आज सब कुकर सब समाप्त, भाभी सब गैस चालू रखा है, सब गए, कुछ भी नहीं था, टमाटर साफ किए और खा पी लिया, छुट्टी। एक बच जाती तो क्या करो। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं, यद्यपि सबसे स्थूल व्यवहार है, तथापि लौकिक व्यवस्था में वह सबसे ज़्यादा बलवान है। लौकिक व्यवस्था भाई है ना, घर की व्यवस्था करे तो उसमें सबसे बलवान है। बच्चों को बड़ा करना, मैंने किया, घर की व्यवस्था वगैरह सब करना। बिल्कुल ना, उसका उल्लंघन लौकिक दृष्टि से भी अपराध माना जाएगा। बिल्कुल ना, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हम। बिल्कुल, है ना। वो गेट कीपर को बिना पूछे कोई अंदर तो घुसा है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, उसका भी अपना महत्व है। वो औपचारिक असद्भूत व्यवहार ने का भी अपना महत्व है। यह मकान मेरा है, स्त्री पुत्र मेरे हैं, है ना। देखो, अगर हम ये नहीं बोलेंगे ना कि मकान मेरा नहीं, मेरा तो मकान है ही नहीं, हमने तो निश्चय की भाषा समझी, मकान वकान मेरा नहीं, तो बिजली का बिल किसके नाम पर आएगा? भाभी साहब, नहीं मकान, हमने तो निश्चय की बात समझ ली ना कि मकान मेरा है ही नहीं। जब शरीर मेरा नहीं है तो मकान कैसे हो सकता है? तो फिर बिजली का बिल किसके नाम से दें?
व्यवहार की अपेक्षा से तो कहना पड़ेगा ना भाई ये मकान मेरा है, तभी तो बिजली का बिल अपने नाम पर आएगा, फ्लैट मर, है ना। और आप बोल दो कि नहीं 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 भैया, हमने तो धर्म पढ़ लिया है ना, ये फ्लैट मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है ना, तो वो कनेक्शन काट के चला जाएगा भाभी साहब वो बिजली का कनेक्शन काट के चला जाएगा। बिल्कुल आप बोल रहे हो ना मेरा नहीं है, जो आपके नाम पर ही बिजली का बिल आएगा वो, है ना। और अगर इस प्रकार से उसका भी ऐसा कहना ये मकान मेरा है, ये औपचारिक असद्भुत व्यवहारने का विषय है, तो इसका भी अपना एक महत्व है। हाँ जाओ, तो उसका भी कैसा है, महत्व है। बिल्कुल स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं ऐसा कहने वाला औपचारिक असद्भुत व्यवहारने के आधार से ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति, रिश्ते नाते सब कैसे हैं, पुत्र पुत्रादिक, बहन माँ मौसी भाभी वगैरह सब, है ना, रिश्ते नाते, कर्तव्य और अधिकार आदि सब सुनिश्चित होते। कौन से न्याय के द्वारा, कौन से न्याय के द्वारा, औपचारिक असद्भुत व्यवहार न्याय से। बिल्कुल, है ना। अब आपके उसमें है ना सबकी अपनी अलमीरा है, तो बोले नहीं, यहाँ तो कहा है कि कोई मेरा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है तो फिर क्या कर गए, एक दूसरे का नाश्ता निकाल के खा लोगे एक दूसरे का नाश्ता निकाल के खा लो। तो दीदी ने तो समझाया, उसने बोला क्यों मेरी अलमीरा क्यों खुली, बोले अभी नहीं तुमने पढ़ा, आज आग्निचन धर्म के दिन पढ़ा नहीं कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है तो वहाँ ये नहीं चलेगा, है ना। तो वहाँ कैसा है, ये औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने का भी कैसा है, अपना महत्व होता है। यदि इसका वजन स्वीकार न, बेटा लौकिक व्यवस्था ही नहीं बनेगी। अगर औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने को अपन ने नहीं माना ना, तो कैसा है, लौकिक व्यवस्था ही नहीं बनेगी। तुम्हारे एक बेड पे दूसरा व्यक्ति सो जाएगा, तुम्हारी एक अलमीरा में से कुछ सामान वामान निकाल लेगा, बिल्कुल, है ना। ये लौकिक व्यवस्था ही नहीं बनने वाली है। व्यवहार की अपेक्षा से कहते हैं मेरी अलमीरा, मेरा बेड, मेरा घर, मेरे पुत्र पुत्रादि, है ना। तो ये सब कैसा है, औपचारिक व्यवहार न, बिल्कुल, है ना। तो इसका वज़न स्वीकार न किया जाए तो सारी लौकिक व्यवस्था कैसी है, छिन्न भिन्न हो जाएगी। बोले ये मेरी पत्नी, बोले कहाँ, जब शरीर ही अपना नहीं तो पत्नी कहाँ से होगी, तो फिर पशु जैसा जीवन हो जाएगा। जैसे पशुओं में कुछ रहता नहीं, ये मेरी पति, ये मेरा पत्नी, तो फिर पशु जैसा जीवन हो जाएगा। वो बराबर है ना, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ये मेरे पति हैं, ये मेरे पत्नी हैं, है ना। तो इस प्रकार का व्यवहार चलता है। बिल्कुल न के देखो बता रहे हैं बेटा कि ये औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने का कितना वज़न है, मतलब कितना महत्व है, ये बात अपनी यहाँ पर कैसी है, चल रही है। न केवल लौकिक व्यवस्था अपितु पंचेंद्रिय विषय के ग्रहण त्याग का कथन करने वाला चरणान योग 63 सला के पुरुषों के अनेक भावों का वर्णन करने वाला प्रथमान योग भी समाप्त हो जाएगा, है ना। 63 सला के पुरुष और फिर उनके माता पिता, 24 तीर्थंकर, फिर उनके माता पिता, है ना। तो किस हिसाब से, बोले कोई किसी का माता पिता नहीं होता है। देखो एक बात है, जिसका है ना माता पिता नहीं होते ना, उसका पंचकल्याणक नहीं कराया जाता है। माता पिता का नाम होना भाभी सब जरूरी है। आप देखो जितने भी तीर्थंकर हैं ना, उनके कैसे माता पिता का, जिनकी भी तीर्थंकर की प्रतिष्ठा कराई जाती है, उनका कैसा है, माता पिता का तीर्थंकर का, है ना, उनके नाम सब कैसे बताए जाते। और जिनका नाम डिक्लेयर नहीं हो ना, तो फिर उसको आगम के अनुकूल नहीं माना जाता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार 63 सला के पुरुषों के अनेक भावों का वर्णन आया है, करने वाले प्रथमान युग के आधार पर भी सब समाप्त हो जाएगा। क्यों, अगर हमने औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने को नहीं माना। भाई हमने कहा कि ब्राह्मी सुंदरी ना किसकी पुत्रियां थी, आदिनाथ भगवान की पुत्रियां थी, है ना। ऐसा कहा है कि आदिनाथ भगवान की पुत्री, ऐसा हमने कह दिया। ये व्यवहार से हम कह देते कि ब्राह्मी सुंदरी कैसी है, पुत्रियाँ, वो आदिना नहीं, राजा ऋषभ देव की पुत्रियाँ थी,
है ना। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा कह भी देते तो कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल है ना। अब जो है ना, तो एक पहला पॉइंट अपना हो गया कि औपचारिक असद्भुत व्यवहारने का क्या महत्व है, समझ में आया। अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो लौकिक व्यवस्थाएं भी नहीं होगी। अब कहते हैं कि अनौपचारिक असद्भुत व्यवहारने का क्या महत्व है, और अगर उसको नहीं मानेंगे तो क्या हानि होगी। इसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बोलो 69 कलश बोलो। साक्षात् पिबन्ति